पहले सीन में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पुष्पा को अवैध रूप से लाल चंदन ले जाते हुए, जो केवल आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के शेषाचलम पहाड़ियों में उगती है। तब पुलिस वहां आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पुष्पा खुद को छुड़वाने के लिए उन सबको 1-1 लाख देने की पेशकश करता है, तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। वह कहता है पुष्पा नाम है मेरा। इसके बाद हम फ्लैशबैक के थ्रू 1 साल पहले वापस चले जाते हैं, जहां हम पुष्पा को देखते हैं जो एक मिल में काम कर रहा होता है। एक दिन लंच करते समय जब पुष्पा मालिक के लिए खड़ा नहीं होता, तब मालिक मैनेजर से उसे कुछ तमीज सिखाने के लिए कहता है। मैनेजर पुष्पा को अपने पैर नीचे करने को कहता है। पुष्पा उसे जवाब देता है, यह बायां पैर मेरा है और यह दाहिना पैर भी मेरा, तो तेरे मालिक के लुंगी में काई को खुजली हो रही है। अगर तुमको मेरा तरीका पसंद नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी नौकरी पसंद नहीं। वह यह कहकर वहां से चला जाता है। केशव नाम का एक आदमी जो उसे दूर से देख रहा होता है, सोचता है कि उसे भी अपना मालिक बदल लेना चाहिए। तब से केशव पुष्पा के साथ हो जाता है। पुष्पा की माँ पर बहुत कर्ज था, इसलिए मुनीम उन्हें यह कहकर हमेशा परेशान करता था कि इतने महीने बीत गए, तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। पुष्पा अपनी भैंस बेचकर कर्ज चुका देता है। वो मुनीम से कहता है कि तुमने पैसे के लिए गांव में हर जगह चिल्लाकर मेरी माँ को अपमानित किया, अब तुम पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला कर बताना कि मैंने कर्ज चुका दिया है। मुनीम पुष्पा से कहता है कि इतना अहंकार या तो उसे नष्ट कर देगा या उसे इस जगह का राजा बना देगा। अगले दिन वह दिहाड़ी का इंतजार कर रहा होता है, जब 2 गाड़ी वहां आ जाती है, एक 100 का दूसरा 1000 का। पुष्पा केशव से पूछता है कि दोनों में क्या अंतर है, तो केशव उसे बताता है कि अगर तुम 100 वाले के साथ जाओगे तो कायदे में रहोगे, लेकिन अगर 1000 वाले के साथ गए तो फायदा होगा, लेकिन जान जाने का खतरा है। यह सब सुनकर भी पुष्पा 1000 वाले गाड़ी में चढ़ जाता है। ये गाड़ी उन्हें शेषाचलम के पहाड़ों में ले जाता है। दिहाड़ी मजदूर वहां लाल चंदन का पेड़ काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वे अवैध काम कर रहे होते हैं तो पुलिस का डीएसपी गोविंद वहां छापा मारने पहुंच जाता है। सारे मजदूर वहां से भाग रहे होते हैं। तब पुष्पा मजदूरों से कहता है, हमने इतनी मेहनत की है, हम बिना अपना माल लिए यहाँ से नहीं भागेंगे। और फिर वे लाल चंदन की लकड़ियों को छिपा देते हैं। डीएसपी वहां आकर पूछता है कि तुम लोगों ने माल कहाँ छुपाया है। पुष्पा उससे कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब आपकी पिस्तौल से एक गोली निकलेगी तो हमारी 100 कुल्हाड़ी चलेगी। धीरे धीरे पुष्पा उन सब का लीडर बन जाता है। जब केशव अपनी दिहाड़ी लेने जाता है, मैनेजर पूछता है, तुम पहले ही अपना दिहाड़ी ले चुके हो तो यह फिर किसका ले रहे हो। केशव कहता है, वहाँ एक आदमी को राजा की तरह बैठे हुए देख रहे हो, मैं यहाँ उसके पैसे लेने आया हूँ। मैनेजर कहता है, हाँ ये लो, उसे उसके पैसे दे दो, लेकिन याद रखना उसकी यह अकड़ ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। तभी डीएसपी गोविंद अपनी पुलिस लेके फिर वहां आ जाता है। पुष्पा सभी लकड़ियों के फट्टे ट्रक में डालकर वहां से भाग जाता है। बाद में वह पुलिस के पास खुद वापस आकर कहता है, आज बहुत गर्मी है, चलो लस्सी पीते हैं और थाने में बात करते हैं। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि उसने लकड़ियां कहाँ छुपा रखी हैं। पुष्पा कहता है, अगर वह बोलेगा तो उसका मालिक उसे मार डालेगा। जब वे पूछते हैं कि उसका मालिक कौन है, तो पुष्पा कहता है, मालिक तो मैं ही है, मेरा अपना मालिक और कौन हो सकता है। पुलिस पुष्पा की खूब पिटाई करते हैं, पर वह अपना मुंह नहीं खोलता। बाद में एक पुलिस उससे पूछता है कि उसका बाप कौन है। तब पुष्पा को अपना बचपन याद आता है। बचपन में जब पुष्पा की माँ उसे स्कूल में दाखिल कराने ले गई थी, तब उसका सौतेला भाई वहां आकर पुष्पा को एक नाजायज बच्चा बताकर सबके सामने उन्हें जलील करता है। जब वह उससे कहता है, बोल तेरा क्या नाम है, बच्चा धीमी आवाज में उससे कहता है, पुष्पा। वह उससे कहता है, जोर से बोल। फिर बच्चा पुष्पा राज कहकर चिल्लाता है। कुछ देर बाद ट्रक के मालिक पुष्पा को लेने वहां आ जाते हैं। ये तीनों भाई थे रेड्डी गैंग। इनमें सबसे छोटा है जॉली रेड्डी, जो सिर्फ 2 चीजों की परवाह करता है, शराब और शबाब। दूसरा भाई है जग्गा रेड्डी, जो सबसे ज्यादा होशियार है, वह सारा कारोबार संभालता है। और सबसे बड़ा भाई है कोंडा रेड्डी, जो सबसे खूंखार है। एक बार वह अपने दुश्मन से बदला लेने गया था। बम फेंकते समय उसने अपने हाथ तक खो दिए, लेकिन फिर भी अपना बदला लेकर रहा। यह रेड्डी गैंग अवैध रूप से लाल चंदन का बिजनेस करते हैं। वे पुष्पा से पूछते हैं कि उसने लाल चंदन कहाँ छिपाया है, तो पुष्पा उनसे कहता है, 5 लाख दे दो फिर बताऊंगा। यह सुनकर जॉली गुस्सा होकर कहता है कि तुम नहीं जानते, हम कोंडा रेड्डी के आदमी हैं। वह पुष्पा को जान से मारने की धमकी देता है। फिर पुष्पा कहता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्या कोंडा रेड्डी आकर बताएगा कि लकड़ी कहाँ छिपा रखा है। इसके बाद रेड्डी गैंग को पुष्पा की बात माननी पड़ जाती है। पुष्पा उन्हें उस कुएं तक ले जाता है जहाँ उसने पहले ट्रक को गिरा दिया था। जग्गा रेड्डी पुष्पा से इम्प्रेस होकर वादे के मुताबिक उसे 5 लाख देता है। जब पुष्पा उनकी वैन में बैठने की कोशिश कर
करता है तो जॉली बोलता है तू एक मजदूर है, यह मत सोचना कि तुम हमारे गाड़ी में फिर से बैठने वाले हो, ये 20 रुपए ले और निकल। पुष्पा केशव से पूछता है यह गाड़ी कितनी की आती है, जो उसे बताता है यह लगभग 5 लाख का है। पुष्पा केशव को उसी तरह की लाल रंग वाली वैन लाने के लिए कहता है। केशव उसे समझाता है पर पुष्पा कहता है मैं यहाँ आया था उसी में जाऊंगा भी उसी वैन में। केशव उसके लिए वैसी वाली लाल गाड़ी लेकर आता है जिसे देखकर पुष्पा की माँ भी खुश हो जाती है। कोंडा रेड्डी पुष्पा को एक मीटिंग में बुलाता है जहाँ वह उन दूसरे ट्रक ड्राइवरों पे गुस्सा कर रहा होता है जो पुलिस से माल बचाने में नाकाम हुए थे और जिन्होंने कोंडा रेड्डी का नुकसान करवाया था। पुष्पा सामने आकर कहता है कि उन्हें बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। फिर वो अपना आइडिया कोंडा रेड्डी से शेयर करता है। दूध के गाड़ियों में 2 कक्ष बनाओ, ऊपर दूध नीचे सैंडलवुड, पुलिस ऊपर का दूध देखकर गाड़ियों को जाने देगी। इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं और वे पुलिस को बेवकूफ बनाकर माल बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। एक दिन पुष्पा श्रीवल्ली नाम की एक दूध बेचने वाली लड़की को देखता है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। वह हर रोज केशव से पूछता है कि क्या श्रीवल्ली भी उसे देख रही है। एक दिन डीएसपी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का खुद इंस्पेक्शन करता है। उसे यह अजीब लगता है कि यह ऊपर से खाली है लेकिन नीचे आवाज कर रहा है। जब वह उनसे पूछताछ करता है तो ट्रक ड्राइवर डर के मारे उन्हें सब कुछ बता देते हैं। उस जमाने में फिल्में बहुत पॉपुलर थे। श्रीवल्ली और उसके सहेलियां ब्लैक में बेचे जाने वाले टिकट नहीं खरीद सक रहे होते हैं। तभी केशव वहां आकर कहता है कि वह उन्हें 1000 रुपए देगा अगर श्रीवल्ली कल पुष्पा को देखकर मुस्कुराने का वादा करेगी। पहले तो श्रीवल्ली नहीं मानती है लेकिन उसके सहेलियां उसे ऐसा करने के लिए मना लेते हैं। अगले दिन पुष्पा मंदिर जाकर शपथ लेता है अगर आज श्रीवल्ली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो फिर वह भी अब से उसको कभी नहीं देखेगा। तभी श्रीवल्ली अपने दोस्तों के साथ वहाँ आती है और पुष्पा को देखकर मुस्कुराती है। पुष्पा बहुत खुश होकर कहता है कि वह अभी श्रीवल्ली को जाकर आई लव यू बोल देगा। केशव उसे रोकने की कोशिश करता है पर पुष्पा श्रीवल्ली के पास जाता है और उससे पूछ लेता है तू भी मुझे पसंद करती है ना। तब श्रीवल्ली उससे कहती है तेरे दोस्त ने मुझे 1000 दिए थे देखकर हंसने के लिए। पुष्पा केशव पर गुस्सा करता है। जब केशव सॉरी कहता है तो पुष्पा उससे बोलता है चल सॉरी छोड़, अब जाओ जाकर श्रीवल्ली को 5000 दो और बोलो उससे कि इस बार पुष्पा को किस करना है। 5000 के लालच में श्रीवल्ली वहां आ जाती है। पुष्पा इलायची खाकर किस करने उसका इंतजार कर रहा होता है। तब श्रीवल्ली रोकर उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला किस मेरे पति के साथ हो। क्योंकि वह रोती रहती है उसके दोस्त उसे आकर ले जाते हैं और फिर श्रीवल्ली पुष्पा को बिना किस किए वहां से चली जाती है। अब हम मंगल श्रीनु से मिलते हैं जो एक बेरहम डीलर है और लाल चंदन की व्यापार को देखने वाला सिंडिकेट का मैनेजर है। वह कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा रेड्डी उसे बताता है कि उसके पास एक भरोसेमंद आदमी है जिसके आने के बाद पुलिस कभी छापा मारने में सफल नहीं रही है। फिर पुष्पा मंगल श्रीनु से मिलता है और उसे यह काम दिया जाता है। डीएसपी गोविंद उन पर छापा मारने का प्रयास करता है लेकिन पुष्पा को उसकी प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और केशव को डैम को बंद करने के लिए बोलता है जहां से वो बाद में लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं। डीएसपी जब वहां पहुंचता है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। मंगल श्रीनु जो पुष्पा के काम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है वह उसको अपनी पार्टी में इनवाइट करता है जहां शहर के सारे अमीर लोग और बड़े बड़े राजनेता मौजूद है। पार्टी में पुष्पा को पता लगता है जितना उन्हें पैक किया जा रहा है लकड़ियों के लिए उससे कई ज्यादा रेट पर लकड़ियां बेची जा रही है। वह कोंडा रेड्डी को बताता है कि मंगल श्रीनु 1 टन माल चेन्नई के मुरुगन को 2 करोड़ में बेचता है लेकिन रेड्डी गेंग को केवल 25 लाख देता है। कोंडा रेड्डी कहता है कि श्रीनु के खिलाफ जाना बहुत जोखिम भरा है। उसकी बात समझकर पुष्पा भी अपने हिस्से की मांग करने से पीछे हट जाता है। पुष्पा अपनी मां को श्रीवल्ली के घर ले आता है अपनी शादी करवाने लेकिन उसका सौतेला भाई मोहन वहां आकर श्रीवल्ली के पिता से सवाल करता है कि वह अपनी बेटी की शादी एक नाजायज कमीने से कैसे करवा सकते हैं। उनके बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें पुष्पा की मां हाथापाई में घायल हो जाती है। पुष्पा अपने मां को हॉस्पिटल ले जाता है। पुष्पा केशव को बताता है कैसे उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया था और वह लॉकेट भी ले लिया जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। पुष्पा को जीवन में ये सब और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन वह मंगल श्रीनु के पास जाता है जो बेरहमी से एक व्यक्ति को मार रहा होता है। मंगल श्रीनु उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है तो पुष्पा बोलता है कि वह यहाँ 1 टन माल के लिए 1 करोड़ मांगने के लिए आया है। जैसे ही वे यह सुनते हैं उसके गुंडे पुष्पा पर हमला कर देते हैं लेकिन पुष्पा मंगल श्रीनु के आदमियों को मजा चखा देता है।
फिर वह सीधे अपना माल लेकर चेन्नई के मुरुगन के पास चला जाता है। मुरुगन पुष्पा के लाए हुए लकड़ी की क्वालिटी से इम्प्रेस होता है। पुष्पा उससे कहता है, माल चाहिए तो सीधा मेरे से डील करने का, ये मंगल श्रीनु जैसे बिचौलियों लोगों से नहीं। इस बीच जॉली रेड्डी उस ड्राइवर को ढूंढ लेता है जिसने पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में बताया था। हमें तब पता चलता है कि यह ड्राइवर श्रीवल्ली का पिता है। जॉली ड्राइवर को बंदी बनाकर श्रीवल्ली को ब्लैकमेल करता है, मेरे साथ रात बिताएगी तो तेरे पिता को छोड़ दूंगा। श्रीवल्ली पहले तो बहुत परेशान होती है, फिर वो पुष्पा के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। गुस्से में पुष्पा जॉली की इतनी बुरी तरह पिटाई करता है कि वो कुछ महीनों तक पैरालाइज हो जाता है। इस घटना के बाद श्रीवल्ली पुष्पा को और पसंद करने लगती है। कोंडा रेड्डी अपने भाई की हालत देखकर गुस्से से पागल होता है। शाम को वह पुष्पा से बिजनेस के बारे में बात करने आता है। पुष्पा और केशव को तब ये नहीं मालूम होता। कुछ मिनट पहले जब वे जॉली के बारे में चर्चा कर रहे थे, कोंडा रेड्डी दरवाजे के बाहर से सुन रहा था। अगले दिन कोंडा रेड्डी और पुष्पा एक साथ किसी काम के लिए जाते हैं। बाहर खड़ी कामवाली बाई वही गाना गाती है जो केशव अंदर गा रहा था। केशव के पूछने पर कामवाली बाई बताती है कि दरवाजे के बाहर सब कुछ सुनाई देता है। कोंडा रेड्डी भी कल तुम दोनों की बातें सुन रहा था। केशव को तब पता चल जाता है कि कोंडा रेड्डी पुष्पा को मारने वाला है, क्योंकि कोंडा रेड्डी उनकी बातें सुनकर जान गया है कि पुष्पा ने ही जॉली रेड्डी की ऐसी हालत की है। वह पुष्पा को डेंजर लिखकर मैसेज कर देता है और पुष्पा मैसेज देख लेता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और कोंडा रेड्डी के आदमी पुष्पा पर हमला कर देते हैं। जैसे वे पुष्पा को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मंगल श्रीनु के आदमी आ जाते हैं। वो सब भी वहाँ पुष्पा को ही मारने आए हैं, क्योंकि पुष्पा ने मुरुगन के साथ सौदा करके मंगल श्रीनु को और नाराज कर दिया था। इसी बीच श्रीनु के आदमी गलती से कोंडा रेड्डी को मार डालते हैं। पुष्पा कोंडा के भाई जक्का रेड्डी को बचा लेता है। अंत में पुष्पा बच निकलता है। वह मंगल श्रीनु को कॉल करता है और कॉल पर ही वह श्रीनु के साले मोगिलेसु को मार देता है। अगले दिन कोंडा रेड्डी के लिए पूरा गांव शोक में है। बड़े MP MLA सब उनके अंतिम संस्कार पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। मंगल श्रीनु भी वहां आता है। वह अपने साला का शव मांगता है और पुष्पा पर सिंडिकेट को धोखा देने का आरोप लगाता है। तब पुष्पा मंगल श्रीनु का पोल सबके सामने खोल देता है कि कैसे अपने लिए 2 करोड़ लेकर केवल 25 लाख दूसरों के लिए रख देता था। पुष्पा पूछता है, क्या इसे धोखा देना नहीं कहते? अब बताओ कौन दे रहा था सिंडिकेट को धोखा? सभी को उनके हिस्से का पैसा बराबर मिलना चाहिए। ये कहकर पुष्पा MLA को 3 करोड़ देता है और उससे कहता है, अगर आप मुझे सिंडिकेट का मैनेजर बना देते हैं तो मैं आप सभी को मालामाल कर दूंगा। वह MLA को विश्वास दिलाता है कि उसके कारण में DSP छापा मारने में कभी सफल नहीं हुआ। MLA पुष्पा का पक्ष लेता है और उसे सिंडिकेट का हेड अपॉइंट करता है, जिसके बाद पुष्पा और भी अमीर हो जाता है। पुष्पा सिंडिकेट के मुखिया के रूप में एक सफल जीवन जी रहा होता है, जब एक निर्दयी पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत जिले के DSP बनकर आता है। जब पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है तो शेखावत पुष्पा को धमकाता है और उसे सर कहकर सम्मान नहीं देता है। इस अपमान से पुष्पा क्रोधित हो जाती है और अपनी मुट्ठी भींचता है। शेखावत ये देखकर उसे धमकी देता है कि अगर तूने अपनी मुट्ठी नहीं खोली तो गोली मार दूंगा। शेखावत कहता है, अब से मुझे सर बुला और तू डिसाइड नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कितना पैसा देना है, किसको देना है। पुष्पा किसी तरह से अपने गुस्से को काबू करता है और स्टेशन से चला जाता है। पुष्पा की जिस रात श्रीवल्ली से शादी होने वाली होती है, उस रात पुष्पा शेखावत से फिर मिलता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। उनकी पहली मुलाकात को याद करते हुए पुष्पा अफसोस जताता है। अचानक पुष्पा शेखावत का रिवॉल्वर लेता है और खुद के हाथों में गोली मार देता है। तूने ब्रांड की बात की थी ना उस दिन, ये है मेरा ब्रांड, मेरे बाप का खून जो आज भी मेरे रगों में दौड़ रहा है। ब्रांड अपने कर्मों से होता है, ना कि कपड़ों से। आज मैं नंगा भी घर वापस जाऊंगा ना तो भी 100 लोग मुझे कपड़े पहनाने के लिए आएंगे। तो नंगा जाएगा घर वापस तो तेरा कुत्ता तक तुझे नहीं पहचानेगा। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने को बोलता है और वह खुद भी ऐसा ही करता है। और तू जो ज्यादा बोल रहा था कि सब कुछ कंट्रोल करेगा, अब से कितना पैसा, कौन सा डील, अब से मैं ये सब अपने मर्जी से करूंगा और तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। तो पुलिस वाला है तो क्या, अब से कोई तेरा नहीं सुनेगा। पुष्पा कहता है कि सिंडिकेट के बॉस के रूप में उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत अपनी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। फिर पुष्पा अपनी शादी के लिए वहां से निकल जाता है, जबकि शेखावत नंगा घर वापस जाता है। जैसा पुष्पा ने कहा था वैसा ही होता है। शेखावत का कुत्ता उस पर भौंकता है। पुष्पा द्वारा दिए गए सारे रिश्वत के पैसे को जला देता है। यहाँ पुष्पा की शादी श्रीवाली से हो रही होती है और वहाँ क्रोध के ज्वाला में जलकर शेखावत पागल हो रहा होता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वैसे ये मूवी का बस पार्ट 1 रिलीज हुआ है, पार्ट 2 रिलीज होना बाकी है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके बताना। अगर किसी मूवी का ऐसा ही स्टोरी वीडियो चाहिए हो तो और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए धन्यवाद।